हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो है दूसरी क्लास रहने वाली है एमसीक्यू की। इससे पहले हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप एमसीक्यू की पहली क्लास देख लीजिए, ताकि आप हमारी एमसीक्यू सीरीज की पहले शुरुआत से ही जुड़ सके, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो एमसीक्यू सीरीज है कल से ही स्टार्ट करी है। कल हमारी पहली क्लास थी, उससे पहले हमने थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली है अपनी। सभी चैप्टर की हमने पहले थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमारी पहली क्लास थी चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, आज जो है दूसरी क्लास रहने वाली है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो हरियाणा एएलएमएसए की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें भी हमारी इन क्लासेस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। पहले हमने इस चैनल पर थ्योरी क्लास कंप्लीट करी है और अब एमसीक्यू की सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है हमारी। कल हमने इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज के पहले सवाल पर चलते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, आवेश का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक क्या होता है। आवेश जो है आवेश का एसआई मात्रक जो है कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम, ठीक है। और सीजीएस मात्रक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कुलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो ऑप्शन नंबर 3 में है। कुलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। कौन सा? एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल। सीजीएस की होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये जो है 4 इकाइयां होती हैं, जैसे एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। एक होती है सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक होती है मीटर ग्राम सेकंड, सॉरी एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। एक होती है एफपीएस। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस जो है ब्रिटिश प्रणाली होती है, ठीक है। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, इनका आपको ध्यान रखना है। एसआई मात्रक हमें पता चल गया कुलाम होता है। सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। वोल्ट वोल्टेज की यूनिट होती है, ठीक है। आगे सवाल है, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी की जाए तो उनके बीच बल डैश हो जाता है, बढ़ेगा या घटेगा। ये पूछा इन्होंने कि अगर हमारे पास दो मूल आवेशित कण हैं, अगर हम उनकी दूरी को घटा दें, उनको और नजदीक ले आए, तो उनके बीच का बल घटेगा या बढ़ेगा। अब साधारण सी बात है, पहले दो आवेश जो है यहाँ पर रखे गए थे, अब इन आवेशों को पास पास लेकर आया गया, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो इनके बीच में फोर्स क्या है? ज्यादा लगेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो कम वाले तो ऑप्शन को पहले काट दो, आधा हो जाएगा। नहीं भाई, आधा तो नहीं होगा। 4 गुना 1/3, 1/3 भी नहीं होगा, क्योंकि 1/3 भी जो है कम हो जाता है। अब ऑप्शन हमारे पास दो है, या तो वो 2 गुना होगा या वो 4 गुना होगा। अब इसको हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हम सभी को पता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटा में R स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है। F बराबर, आवेश की बात यहाँ पर की नहीं गई है, यानी कि आवेश का मान हमें दिया नहीं गया, तो हम उसको 1 मान लेते हैं, बटा में मान लेते हैं। पहले उनके बीच की दूरी 1 थी, अब उसको आधा कर देंगे तो 1/2 बच जाएगा और इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वेयर। अब आगे क्या बचेगा? 1/में 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। अब जो ये 4 है, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि F बराबर क्या बन जाएगा? F बराबर 4 बन जाएगा, यानी कि जो फोर्स है ना वो 4 गुना हो जाएगा, पहले की बजाय 4 गुना हो जाएगा अगर हम दूरी को आधा करेंगे। ऐसा ही सवाल जो है हमने कल भी किया था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें दूरी को बढ़ा दिया था, यानी कि पहले जितनी दूरी थी उसका 2 गुना कर दी थी। यानी कि दो आवेश पहले इधर रखे गए हैं, अब इन आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाकर इसको एक को यहाँ रख दिया और एक को यहाँ रख दिया, यानी कि इनकी दूरी बढ़ा दी हमने। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और अगर हम आर को कम करेंगे यानी कि दूरी को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 गुना उनका बीच का बल हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा गया है, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। कल ऐसा ही सवाल हमने किया था, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हमें कार्य के बारे में पूछ लिया था, लेकिन आज जो हमें चार्ज के बारे में पूछा गया। इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, V बराबर W/Q होता है, ठीक है। यहां पर इस सवाल में हमें
वोल्टेज का मान दिया हुआ है और कार्य का यानी कि जूल का मान दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या, कूलाम निकालना है। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन सकता है, Q बराबर W/V। ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से W का मान कितना दिया हुआ है 660, वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है 110। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 6, यानी कि 6 कूलाम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है ये, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल क्या दिया गया है, 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है। देखो भाई, फॉर्मूला हमें पता है, Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT, इस फॉर्मूले का आप सभी को पता होगा क्योंकि कल भी हमने इससे सवाल किए थे। अब इन्होंने कूलाम के बारे में पूछा है। Q, I का मान कितना दिया हुआ है 1, T का मान कितना दिया हुआ है, नहीं सॉरी, I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर। I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर। T यानी कि टाइम का मान कितना दिया हुआ है 1 मिनट। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम कूलाम निकालेंगे ना, और जहां पर ये टाइम और करंट दिया हो, वहां पर हम टाइम को हमेशा सेकंड में लेते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। क्योंकि जब भी हम ना कूलाम की यूनिट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम, एम्पेयर सेकंड बोलते हैं, एम्पेयर सेकंड। एम्पेयर मिनट तो कभी नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं कूलाम की इकाई होती है एम्पेयर सेकंड। तो हमेशा टाइम को हमें सेकंड में लेना पड़ता है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। कूलाम इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा 600 कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 600 कूलाम। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा दूसरा जो आवेश है उसका कूलाम है, उसका मान क्या दिया हुआ आवेश का 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। ये फॉर्मूला इसका क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर फोर्स बराबर Q1 Q2 बटा में R²। ये फॉर्मूला आप सभी को याद है, ठीक है। अब तो रट जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप इनका मान रख दीजिए, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए F इज इक्वल टू, K का मान कितना होता है, वायु की बात करिए इसने, वायु में याद रखना हमेशा K का मान 9 × 10⁻9 मीटर होता है। देखिए F की जो यूनिट होती है पता क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। K की यूनिट बताइए मैंने, ये K की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहां पर F का मान कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। याद रखना K का मान आप सीधा ही, अगर सवाल में ना भी दिया हो तो यहाँ आपको K का मान ये रखना है, गुणा में। Q1 का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7 गुणा में Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7, ये दिया हुआ है, 1 मिनट, बटा में R का मान कितना दिया हुआ, R का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम फोर्स निकालेंगे ना, तो हमें अगर सेंटीमीटर दिया हो तो उसको हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर K का मान भी तो मीटर में ही लिया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। इसलिए हमें इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। इसलिए इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा मीटर, और इसका है स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है ना, तो नीचे लगा देंगे स्क्वायर। जिसने इतना काम कर लिया उसका आधा सवाल सोल्व हो गया भाई, आधा क्या पूरा ही सवाल सोल्व हो गया। देखिए अब हमें करना क्या है, काटा पीटा करना है बस। F बराबर 9 गुणा, देखिए भाई ऊपर माइनस की वैल्यू कितनी है पावर में, 10⁻⁻7 तो यहाँ पर है और 10⁻⁻7 यहाँ पर है, 10⁻⁻7 ये है और 10⁻⁻7 यहाँ पर है। तो ये कितना बन जाएगा 10⁻14 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं हम, 2 × 3 × 10⁻14 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। -7 और -7 को मैंने गुणा कर दिया क्योंकि दोनों ही वो माइनस में ऐड कर दिया, सॉरी, बटा में 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, ठीक है भाई, गुणा में 100 का स्क्वायर, ये तो डिवाइड में है ना, इधर ये डिवाइड में है। अब ये अगर यहाँ पर हम डिवाइड में यहाँ पर एक ये लगा देते हैं 100 का स्क्वायर, तो हम इस 100 के स्क्वायर को ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर कहाँ पर, यहाँ पर,
लेकर हम इसे जा सकते हैं। मैं डायरेक्ट 10 की पावर 4 लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाना आप। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो भाई 9 से काटेंगे इस 9 को, नीचे कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये ऊपर नहीं जाएगा, इसको हमें काटना पड़ेगा थोड़ा, मैं इसको इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, ठीक है भाई। अब इस 100 को हम इससे काट देते हैं तो यहाँ पर 4 से क्या बचेगा, यहाँ पर 10 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 10 की पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि हमने इस 100 को काट दिया। अब ऊपर क्या बचा, एफ इज इक्वल टू 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -14 गुणा 10 की पावर 2, ये बच गया। नीचे का हमने सब कुछ काट दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो भाई ऊपर ये जो 10 की पावर 9 है और यहाँ पर 10 की पावर -14 है, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 10 की पावर -14 को अगर हम नीचे लेकर आ जाएंगे, अगर हम 10 की पावर -14 को नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगा। इस चीज़ का आपको पता होगा क्योंकि आपने ये मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए हम अगर इसको काटेंगे ना तो कितना बच जाएगा, 10 की पावर 9 को 10 की पावर -14 से काटेंगे तो ऊपर बच जाएगा 10 की पावर -5, और ये 10 की पावर 2 और भी रखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी अगर हम उससे काट देंगे तो ऊपर बच जाएगा 10 की पावर -3 गुणा 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 की पावर -3, ये हम आप सभी का जो है आंसर आ चुका है। ये आ चुका है हमारा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर ए, 6 गुणा 10 की पावर -3। देखिए थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, फिर से एक बार आपको बता देता हूं। देखिए क्या कहता है, मैंने पहले मैंने यहाँ पर के का मान रख लिया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, फिर मैंने जो है जो कुलाम Q1 का मान दिया हुआ है वो रख लिया, फिर Q2 का मान रख लिया, नीचे सेंटीमीटर जो R स्क्वायर का मान दिया हुआ है 30, उसको पहले हमने मीटर में बदला 100 से डिवाइड करके, ठीक है। इतना स्टेप तो आप सभी को समझ आ गया था। अब आगे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 9 को पहले क्या है 900 इसे काट दिया, ये 900 कहां से आया, 30 का स्क्वायर किया मैंने, 30 का स्क्वायर करके यहाँ से 900 बन गया, और 100 का स्क्वायर किया था तो 10 की पावर 4 बन गई थी, 10 की पावर 4 मैंने ऊपर लेकर आ गया था उसको, 10 की पावर 4 को, और 2 को 2 जीरो से यहाँ पर 2 काट दिया था तो इसलिए 10 की पावर 2 बच गया था यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, लेकिन जिसको अगर जिसने मैथ अच्छे तरीके से किया हुआ है वो इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है, ठीक है। आगे ऊपर 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -14 गुणा 10 की पावर 2 बच गया था, ठीक है। अगर हम इसको माइनस वाले 10 की को माइनस की जो ये वैल्यू है उसको अगर पॉजिटिव से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10 की पावर -3 बच जाएगा, और 2 तिया करने पर 6 बन जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, वैसे सवाल कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये पूछा इसमें। कल भी मैंने आपको बताया था 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम, यहाँ पर क्या है माइनस लगा होना चाहिए, इसके पहले 1.6 से पहले माइनस लगा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो वो प्रोटॉन की वैल्यू मानी जाएगी, तो क्योंकि प्रोटॉन में क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम होता है। ये किस में होता है, ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो वहां पर उसके आगे माइनस हमें लगाना पड़ेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है, यानी कि क्यू किसका मात्रा होता है, कुलाम का, कुलाम की मात्रा जानने का क्या सूत्र है, हमने अभी देखा है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, धारा बटे समय नहीं, आई बटे टी तो नहीं होता है, धारा गुणा प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं है, क्यू बराबर धारा गुणा समय, बिल्कुल धारा गुणा समय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, विद्युत धारा बटा समय, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धारा बटे समय। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक सेकंड में, एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक डैश कहा जाता है। देखिए भाई ये पिछला ही सवाल है जैसा है ना ये, इसमें क्यू का मान क्या है, एक सेकंड में किसी सतह से कितना करंट गुजरता है उसी को एक आवेश कहते हैं। देखो क्यू का मान क्या होता है, किसी भी सतह से एक सेकंड के अंदर गुजरने वाले करंट की मात्रा को हम एक कूलाम कहते हैं। वही इस सवाल में पूछा है, एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक कूलाम कहा जाता है, एक कूलाम कहा जाता है। क्यू बराबर आई टी, यानी कि क्यू का मान क्या है, आई का मान मान लेते हैं 1 है और टी का मान भी 1 है,
तो क्यू बराबर 1, यानी कि 1 कूलाम हो जाएगा। वो 1 एम्पियर धारा गुजरनी चाहिए 1 सेकंड के अंदर, तो हम उसे 1 कूलाम कह सकते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कुलाम का नियम डैश से सर्वाधिक समान है, यानी कि उसके समान है। कुलाम का जो फोर्स का नियम है वो किसके समान है, बल के लिए पूछा है यहाँ पर। एफ बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वेयर, ये किसके समान है। कल मैंने आपको बताया था एफ बराबर M1, सॉरी पहले हम जी लगा लेते हैं, M1 M2 बटा में आर स्क्वेयर, ये दोनों जो है एक दूसरे के समान होते हैं। ये दूसरा नियम कौन सा है, ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि ग्रेविटेशनल का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम। इसमें से ऑप्शन कौन सा देखिए, न्यूटन का गति का नियम, गति का नियम नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी नहीं है, गॉस का नियम भी नहीं है, न्यूटन का गुरुत्व का नियम है बिल्कुल, यानी कि न्यूटन का ग्रेविटी का जो लॉ है वो कूलाम के नियम के समान है बल के लिए, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है कि इस प्रकृति में उत्पन्न कि जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा को ना तो हम मिटा सकते हैं ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ये कौन सा नियम होता है, ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। गॉस का नियम क्या होता है, देखिए किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद कुल आवेश के समानुपाती होता है, ये होता है गॉस का नियम। और ये गॉस के नियम के ऊपर ना एक सवाल पूछा गया था HSC ALMS से 2024 वाले एग्जाम में, वो मैंने अभी आगे बताऊंगा, उसको मैंने लगाया हुआ है वो क्वेश्चन। क्या था वो, किस गॉस का नियम क्या होता है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह में मौजूद कुल आवेश के बराबर के समानुपाती होता है, ठीक है ना, ये होता है गॉस का नियम। अगले सवाल पर चलते हैं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। इस बात का सभी को पता है कि स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जब हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो वहां पर एक विद्युत उत्पन्न होती है, उस विद्युत को हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जो धारा का परंपरागत जो सिद्धांत है उसके अनुसार धारा कहां से कहां तक प्रवाहित होती है, ये पूछा गया है इस सवाल के अंदर। क्या वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाह होती है, या फिर ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, या फिर किसी भी दिशा में प्रवाहित हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बैटरी का आप सभी को पता है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक ये लोड लगा हुआ है, बल्ब मान लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव से होता हुआ इधर नेगेटिव की तरफ आता है, यानी कि जो करंट है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होता है। इस बात का आप सभी को बखूबी पता होगा, ठीक है। धारा प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान के किस कारण बढ़ जाता है। यानी कि जब किसी कंडक्टर में से जब करंट गुजरती है तो उस कंडक्टर का तापमान बढ़ जाता है, वो किसके कारण बढ़ता है, वो पूछा गया है। चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव, धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव, संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव, और मूल परमाणुओं से चालन इलेक्ट्रॉनों के नियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ये पूछा गया है। देखिए जब एक कंडक्टर के अंदर करंट गुजरती है तो उस करंट के कारण क्या है, एक तापमान बढ़ जाता है उस कंडक्टर का, वो किसके कारण बढ़ता है, वो बढ़ता है चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के आपसी बीच में टकराव होने के कारण। जब इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टकराते हैं तो वहां पर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है भाई। आपको ध्यान रखना, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर तापमान बढ़ता है करंट गुजरने के कारण, तो इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के आपसी टकराव के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, डैश नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह सतह से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। ये सवाल पूछा गया है HSSC ALMS से 2024 वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल गलत है भाई, गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने गॉस का नियम कभी पढ़ा ही नहीं, उन्होंने हमेशा कूलाम का नियम पढ़ा था, ठीक है। और कूलाम का नियम हमें क्या बताता है, देखो कूलाम का नियम बताता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो समझ नहीं पड़ा था कूलाम का नियम। और कई बच्चे कंफ्यूजन में क्या था, किरचॉफ के नियम की।
किरचॉफ का नियम जो है दो प्रकार का होता है, एक तो धारा का नियम होता है, एक वोल्टेज का नियम होता है, यानी कि विद्युत वोल्टेज का नियम। किसी भी बिंदु पर आने वाला करंट और जाने वाले करंट का मान बराबर होता है। उन्होंने यहाँ पर बराबर शब्द को समझा, कुल आवेश के बराबर होता है, उन्होंने समझा कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन गॉस का नियम पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और गॉस का नियम मैंने आपको बताया, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह लिखो या फिर विद्युत फ्लक्स कहो, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम हमें क्या बताता है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। और जो गॉस का नियम होता है वो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध स्थापित करता है। गॉस का नियम किसके बीच में, विद्युत आवेश के बीच में और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध स्थापित करता है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक डैश होता है। यानी कि जहां पर एक विद्युत आवेश जो है किसी बल का अनुभव करता है, जहां पर आवेश जो है किसी बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देखो भाई उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जहां पर कोई आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है ना, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की गति कहां से कहां होती है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो विद्युत के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में यानी कि अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गुजर रहा है, यानी कि आई जो है पॉजिटिव से नेगेटिव गुजर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होकर गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव होकर गुजरेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचे विभव की ओर। इसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहां पर एक 24 वोल्ट है और यहां पर 20 वोल्ट है और इनको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो करंट है वो कहां से कहां गुजरेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये जैसे हम पावर हाउस मान लेते हैं, यानी कि जो बिजली बोर्ड है उनका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो 132 केवी का जो सब स्टेशन है वो किसको सप्लाई देता है, वो सप्लाई देता है 33 केवी के सब स्टेशन को। 33 केवी के सब स्टेशन को सप्लाई देता है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो 132 से 33 की तरफ ही जाएगा, 132 से 33 की तरफ जाएगा आई करंट, और इलेक्ट्रॉन 33 केवी से 132 की तरफ गुजरेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जो करंट होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में यानी कि हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ऊंचे विभव की दिशा में, नीचे विभव की दिशा में, दोनों दिशाओं में इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊंचे विभव की दिशा में जाता है। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा जो है किसकी गति कहां से कहां तक होती है, उसकी गति होती है नीचे विभव की दिशा में, यानी कि जहां पर वोल्टेज कम होती है उसकी दिशा में विद्युत की गति होती है। लेकिन यहां पर सवाल में पूछा है इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में। इलेक्ट्रॉन की गति होती है ऊंचे विभव की दिशा में, ऊंचे विभव की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या पूछा गया, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। यानी कि ईएमएफ जो है हम किन विधियों के द्वारा उत्पन्न करते हैं। देखिए रासायनिक क्रिया, बिल्कुल सेल एंड बैटरी के अंदर, सेल एंड बैटरी के अंदर हम रासायनिक क्रिया का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि अल्टरनेटर के अंदर हम ईएमएफ उत्पन्न करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के द्वारा। धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। ये जो है धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने से किसी भी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करना, बिल्कुल भाई, दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने से ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सा प्रभाव कहलाता है, वो सीबेक का प्रभाव कहलाता है, जो थर्मोकपल में होता है। थर्मोकपल पे सीबेक जो होता है, सीबेक के अंदर क्या होता है, हम दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करते हैं जिसके द्वारा हम ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। देखिए शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। एक धातु ये होगी और दूसरी धातु ये होगी। जब हम इनके जंक्शनों को गर्म करते हैं, दोनों धातु, दोनों इनके
दोनों अलग अलग धातुओं की तारों के जंक्शन को जब हम गर्म करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाकर देखेंगे तो हमें उसके अंदर क्या है, वोल्टेज शो होगी। ये होता है सीबेक प्रभाव, ठीक है। लेकिन धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने से हम किसी भी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है 96,484 कूलाम कितने फैराडे के तुल्य होता है। देखिए एक फैराडे जो होता है, एक फैराडे, सॉरी फैराडे नहीं होता, फैराडे होता है वो। एक फैराडे जो है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। 96,500 कूलाम के। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 96,484 लगभग बराबर ही है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर लेना, यहाँ पर सी कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 96,484 कूलाम कितने फैराडे के तुल्य होता है, एक फैराडे के तुल्य होता है। याद रखना, एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैरेड होता है, एक फैराडे होता है। फैरेड किसके अंदर होता है, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो देते हैं हम इसके अंदर, कैपेसिटर की रेटिंग, जैसे 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, इस तरीके से, ठीक है। किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन सदैव डैश में गति करते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं कक्षा में। नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। इसका आप सभी को ध्यान होगा, थ्योरी के अंदर ये सभी चीजें हम पढ़कर आ चुके हैं। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन सदैव प्रोटॉन के भार से डैश होता है। ये से यहाँ पर आगे लगा लेना, ठीक है, भार से डैश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन के भार से कम होता है या ज्यादा। पहले तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेट हमेशा, जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो हमेशा कम होता है प्रोटॉन से। तो पहले ही हम अधिक वाले ऑप्शन तो पहले ही कट कर देंगे। यानी कि 1800 गुना अधिक नहीं होता ना, 1640 गुना अधिक होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का वेट है ना, वो हमेशा प्रोटॉन के भार से कम होता है। कितना कम होता है, वो होता है 1840 गुना कम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन सदैव जो है प्रोटॉन के भार से 1840 गुना कम होता है। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं, प्रोटॉन का भार 1840 गुना अधिक होता है। हम इसको दो तरीकों से बोल सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार जो है प्रोटॉन से 1840 गुना कम होता है। या फिर हम ये बात बोल सकते हैं, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना अधिक होता है। किसी भी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो जो है नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होते हैं, किसी भी प्रकार का उनके अंदर चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। जब दो समान आवेशित कणों को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये नियम कौन सा होता है, ये नियम होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है। ये सवाल कब पूछा गया है, एएलएमएसए के एग्जाम में पूछा गया है भाई, 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा है एचएसएससी ने। देखिए इस बात का हमें बखूबी पता है कि जब दो समान आवेशित कणों को पास लाया जाएगा, यानी कि एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, और दोनों ही जो है पॉजिटिव आवेशित है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या है, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। यही बात इसने सवाल में बोली है। जब दो समान आवेशित कणों को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपल्सन करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि एक पॉजिटिव है आवेश और एक आवेश जो है नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही सवाल में बोला गया, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी आवेशित कण की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है,
ये सवाल पूछा गया है। सवाल तो बस केवल यहां से यहां तक ही पूछा गया है। किसी आवेशित कण की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? याद रखना, उसको हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत संभाव्यता। विद्युत संभाव्यता कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला सवाल क्या पूछा गया है? आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। बिल्कुल भाई, एक जो परमाणु है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से डैश को निरावेशी माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये सवाल पूछा गया है ALM 2020 वाले एग्जाम में, HSSC के द्वारा, कि यानी कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इस बात का सबको पता है। तीन तत्वों में से डैश को निरावेशी माना जाता है। निरावेशी यानी कि उदासीन माना जाता है, यानी कि तीनों तत्वों में से एक को ना उदासीन माना जाता है। वो पूछा है कि वो कौन सा होता है? क्या वो न्यूट्रॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, वो होता है उदासीन। इलेक्ट्रॉन के अंदर तो आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव आवेश होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन को उदासीन कण माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया ALM 2020 वाले में। ठीक है भाई। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले के MCQ। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे मैंने अपनी इस क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, 2 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमने 45 से 50 MCQ कंप्लीट कर लिए भाई। किए तो ये शायद 44 हैं, 44 MCQ हमने करे हैं। ठीक है भाई, 2 क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।